चलिए बेटा, अब अपन लोग टॉपिक में हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। तो बेटा देखो ध्यान से, आप ध्यान से समझिएगा। अपन लोगों ने याद है लास्ट वाली क्लास में, जब मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था आपको यूनिट एंड डायमेंशन पे, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने सिखाए थे सबको एक बार अच्छे से, है ना। और सबको मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने सिखाए थे, बट मैं फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैं डायमेंशनल फॉर्मूला सिखाया था, लेकिन मैं ना बस अभी एक एग्जांपल के लिए, बेटा एग्जांपल के लिए जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी उनके लिए मैं सिंपल सा डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालते कैसे हैं बस एक फॉर्मूले से बता देता हूँ। तो एक प्रॉब्लम करके दे देता हूँ, उसको करके करवाने के बाद में बाकी बाद में मैं नए वाले कॉन्सेप्ट पे चला जाता हूँ, ठीक है बेटा, ताकि मतलब है ना उन लोग को भी समझ में आ जाए और आप लोग को भी सबको समझ में आ जाए इस चीज़ को, ठीक है। चलो देखो, अब ध्यान देना क्या करना है हमें, वो देखो बेटा। सबसे पहले हमने ये बोला था कि यार डायमेंशनल फॉर्मूला था क्या, एक्चुअल में हम क्या कैसे निकाल रहे थे, ठीक। बाकी सारी रामायण हमने लास्ट वाली क्लास में देख ली थी, सीख ली थी कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है ना। अब अपन को सिर्फ ये चीज़ समझना है बेटा, ये चीज़ पे फोकस करना है अपन को कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो निकालते कैसे हैं। तो अपन को निकालते यदि आ गया ना एक बार में, तो फिर अपने से आगे की सारी चीज़ें बन जानी है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जो हमने पहले भी लिया था उसी को लेता हूँ बेटा। जो लोग नए हैं ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन किए थे। एक होता था मास, दूसरा था मेरे लिए बेटा लेंथ, और तीसरा होता था टाइम। मेनली अभी जब हम मैकेनिक्स में हैं तो स्टार्टिंग में बेटा यही 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मुझे काम में आती थी, लेकिन हाँ, और लेकिन उसके बाद में बेटा इस मास, लेंथ और टाइम का ही मेन यूज़ होता था। बट उसके बाद में जा कर के हमें और भी चीज़ें मिलेंगी, करंट मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, ये सारी चीज़ें आगे की हैं, है ना। तो अभी बेसिक में है ना हम मास, लेंथ और टाइम को लेकर के चल रहे थे। तो हमने बोला 3 चीज़ें, कौन सी, मास, लेंथ, टाइम। तो मास को रिप्रेजेंट करते थे हम m से, लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल L से, और टाइम को रिप्रेजेंट किया था बेटा कैपिटल T से। और देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है पता होना डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि यदि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकालते आता ना तो फिर हम आगे की चीज़ें कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और मैं है ना जो हमने एक लास्ट क्लास में एक केस था जो हमने कवर कर लिया था एप्लीकेशन वाला, उसको मैं लास्ट में बताऊँगा। पहले नई चीज़ें बताऊँगा जो किसी ने नहीं पढ़ा था अभी तक, ठीक है। देखो मास, लेंथ और टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि यार यदि वर्क डन, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट, तो मैंने बोला था यार वो सारी क्वांटिटी जो मेजरेबल होती हैं, जो मेजरेबल क्वांटिटी हैं वो सारी मेरी फिजिकल क्वांटिटी हैं। और फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेटा उसी के लिए हमने बोला था कि अपन डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो देखो यदि मैं डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने जाता हूँ वर्क डन का, तो मैंने तुम्हें सबसे सिंपल तरीका बोला था, मैंने बोला था यार जिस किसी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सबसे पहले आपको उसका कोई एक फॉर्मूला सोचना है कि कोई एक फॉर्मूला मुझे याद आ जाए। आपको एटलीस्ट एक फॉर्मूला कोई सा भी याद आ जाए जहाँ पर वर्क डन यूज़ हुआ है, तो हम उस फॉर्मूले को ब्रेक कर करके हम आंसर तक पहुँच जाते थे। तो देखो कैसे, मैंने कहा वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने ये बोला। अब हमने ये बोला था कि यार देखो फॉर्मूला लिखो, उस फॉर्मूले को तब तक ब्रेक करते जाना, मतलब आगे और फॉर्मूले का यूज़ करके उसको तब तक ब्रेक करते जाओ जब तक सारे टर्म्स फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाते, मतलब मास, लेंथ और टाइम में नहीं चले जाते। तो हमने बोला फोर्स, तो यार फोर्स का कोई फॉर्मूला और भी याद था क्या, था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला बेटा हमने क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन हमने यहाँ लिखा, इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है। अच्छा देखिए बेटा, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को फर्दर और किसी फॉर्मूले से तोड़ने की कोशिश करूँ तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो क्या बताता है, लेंथ। तो हम बोल रहे थे ना हमें लेंथ तक जाना ही था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे काम की चीज़ है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आने दो, हो गया, उसको ब्रेक नहीं करना। तो मैंने इसे तो डिस्प्लेसमेंट ही लिखे रहने दिया। अब देखिए ये हो गया मास, एक्सेलरेशन। अच्छा मास जो है ना वो भी मेरा फंडामेंटल है, तो इसको भी छोड़ दो, बन गया। डिस्प्लेसमेंट को छोड़ दो, एक्सेलरेशन आया। यार एक्सेलरेशन को कब तक ब्रेक करोगे, जब तक अपन इनमें कन्वर्ट नहीं कर लेते। तो कोई फॉर्मूला याद है एक्सेलरेशन का, याद है मुझे सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अगली बार बेटा, अगली बार और ब्रेक करना है, तो मैंने बोला यार वेलोसिटी का भी कोई फॉर्मूला याद है क्या जो इसमें और तोड़ दे। तो वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो ये आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और देखो बेटा टाइम ये है, ये भी टाइम है, तो टाइम और टाइम मिलकर के टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ गए, और इनटू यहाँ पे आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब जरा सोचिए
मास फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो बस अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना था एम, एल और टी से। तो हमने बोला मास के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल एम। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट एल है, ये भी एल है, तो एल और एल दो बार आ रहे हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एल टू टाइम्स आया, L2 बोला जाता है उसे, ठीक है। अपॉन में टी, और टी भी कितनी बार आया, दो बार आया बेटा, तो अपॉन में T2। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा ML2T-2, ये ऊपर जा करके नेगेटिव हो गया, तो ML2T-2 जो बनता है ना बेटा, ML2T-2 कुछ नहीं है तो 1, तो ML2T-2 ये जो है ये मेरे लिए क्या हो जाता है, ये होता है बेटा मेरा डायमेंशनल फार्मूला किसका, वर्क डन का। तो जैसे हमने वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला निकाला, वैसे ही हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी के हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो अब जहाँ पे जैसा यूज़ आएगा वैसा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बेटा देखिए, जिन लोगों ने लास्ट क्लास प्रीवियस वाली हमारी अटेंड नहीं करी थी ना, उसके लिए मैंने आपको बस तरीका बता दिया कि ऐसे निकलता है। तो अभी मेरे को जो भी चीज़ यूज़ में आएगी ना, मैं उसको डायरेक्ट लिखूंगा, तो आप समझ लेना कि ऐसे निकालना है, आप बाद में उसको निकाल के रख लेना, ठीक है। और या फिर लास्ट वाली क्लास आप अटेंड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ एक बार फाइनली, क्या सबको क्लियर है? चलिए, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, अब यार इसका एप्लीकेशन पार्ट देखना है अपन को कि यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशनल फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन क्या है भाई। अब एप्लीकेशंस जो हैं वो केसेस में आपको समझाते चलता हूँ, बाकायदा कुछ नाम वाम भी नहीं दूंगा मैं, सिंपल आपको केसेस समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। फर्स्ट हम लोग कर क्या रहे हैं ये लिख लीजिए आप कि यार एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूले पे जा रहे हैं बेटा। डायमेंशनल फार्मूले में सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने आप लोग को बताया था प्रीवियस वाली क्लास में कि लास्ट वाले में अपन ने क्या बोला था कि अपन किसी भी फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, मतलब किसी भी फॉर्मूले को हम चेक कर सकते थे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, मतलब एकदम से सामने आ जाए, बस मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैं ये बता सकता था कि एक्चुअल में वो हैं क्या। चलो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, एक प्रॉब्लम करवाऊँगा, उस पर ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम करवा करके मैं आपको वो स्टार्ट कर देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, देखिएगा, ध्यान देना, ठीक है बेटा। देखिए फर्स्ट केस 1 है ना, केस 1, अब ध्यान से समझ लो, इसी से स्टार्ट करते हैं, तीनों केसेस आपका कवर ही कर देते हैं ना, आज की क्लास हमारे पास सफिशिएंट है, हमारी क्लास में हो जाएगा आज की क्लास में। फर्स्ट केस हम लोग क्या बोले बेटा, सबसे पहला हमने यहाँ पर आपको एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था लास्ट वाली क्लास में, क्या था वो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। और याद मैंने बेटा है ना आप लोग को शीट भी दे करके रखी है ना, तो उसमें आपको बाकायदा एक्सरसाइज में क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, है ना, तो थोड़ा सा कर लो यार, ठीक। देखो ध्यान से बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमने ये बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि सेम टर्म्स ही ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और कंपेयर किए जाते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, मैंने तुमसे ऐसा एग्जांपल लिया था कि यार बेटा जिन लोगों का हो चुका है ना, 2 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं आपको रिपीट कर दूंगा, उस मतलब जल्दी से ख़त्म कर दूंगा टॉपिक। देखिए जैसे हम लोग के पास क्या है कॉन्सेप्ट कि हमने बोला यदि मान ले बेटा मेरे पास एक लेंथ दिया हुआ है, मैंने जैसे बोला यार 5 किलोमीटर दिया, उसमें मैंने बोला कि यार 7 किलोग्राम को ऐड करके बता। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, यार 5 किलोमीटर में 7 किलोग्राम को ऐड करो और मुझे बताओ आंसर में क्या मिलेगा। तो हमारा आंसर ये होता है सिंपली, है ना, कई बच्चे तो पता है इसमें भी काउंट करके दे देते हैं, याद है मुझे मालूम है, एक बच्चे ने आंसर मुझे दिया था, मालूम क्या, 7 kg है ना, तो kg को 1000 में कन्वर्ट कर लिया था, 7000, और उसमें 5 को ऐड कर दिया था, तो 7005 किलोमीटर। याद आ रहा है किसने बोला था? चलो मुझे पता है, नाम नहीं बोलूँगा। सुनो, ये 5 किलोमीटर प्लस ये 7 kg है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी भी ये लेंथ की यूनिट है बेटा, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये जो है 7 kg ये मास को रिप्रेजेंट करता है, मास।
अब एक लेंथ है एक मास है, तो दोनों में कंपैरिजन है ही नहीं बेटा, वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। एक लेंथ के लिए है एक मास के लिए, तो हम लेंथ में मास को ऐड नहीं कर सकते, ना ही लेंथ में मास को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन बेटा यदि मैं यहीं पर तुम्हें ये आंसर देता, ये क्वेश्चन देता कि 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर कितना होता है, ऐड करके बताओ। 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, तब तुम्हारा आंसर आ जाता। क्या होता मालूम? 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, तो 7 प्लस 5 12। तो आप बोलते कि यार 12 किलोमीटर ये आंसर है, और ये वैलिड भी है। तो मेरी बात समझना, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे ये जो था ये लेंथ था, इसमें मैंने किलोग्राम को ऐड करना चाहा, तो लेंथ में मास को ऐड करना चाहा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ लेंथ में एक दूसरे लेंथ को ऐड किया, ये भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर, दोनों लेंथ है, तो एक लेंथ में दूसरे लेंथ को ऐड कर सकते हैं, और दोनों लेंथ को ऐड करने पर जो मुझे आंसर में मिला ना 12 किलोमीटर बेटा, तो वो भी मेरे लिए एक लेंथ ही है। तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुझे ये बताता है बेटा कि सेम टर्म्स सेम टाइप की क्वांटिटी ही ऐड होती है, और आंसर में भी मुझे वही क्वांटिटी मिलेगी जिसको हमने ऐड किया है। लेंथ को ऐड किया है तो लेंथ मिलेगा। यदि मैं यहाँ पे लिखा होता बेटा कि 2 kg प्लस 3 kg, तो मुझे आंसर में मिलता 5 kg। मतलब मास, ये भी मास, तो मास में मास को ऐड कर सकते हैं, और आंसर में जो मिलेगा मुझे वो भी एक दूसरा मास ही मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को, इसी प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डेफिनेशंस वगैरह जो भी रहती हैं मैं आपको शीट में डाल दिया हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, है ना, तो वहाँ से आप नोट कर लो। बाकी यहाँ पर आपका इतना सा पोर्शन है, समझ में आया क्या सबको? क्लियर है ना ये चीज़ें? ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इस तरीके से बोला, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बात आई कि सर इसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो देखो अप्लाई करके बताता हूँ। तो मैं एक प्रॉब्लम में देखना देखना बेटा, एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, उसी से हम स्टार्ट करते हैं, वहीं से लेते हैं सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, उसका एक एग्जाम्पल ले लो बेटा, S = ut प्लस हाफ AT²। S = ut प्लस हाफ AT²। देखना बेटा बस एक ही है, और इसके बाद एक और एग्जांपल ले करके उसके बाद में मैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको लोग को वो नहीं करूँगा। देखो ध्यान से, अब यदि इस प्रिंसिपल को आपको चेक करना था कि यार ये वैलिड है या नहीं है, देखो एक चीज़, सबसे पहली चीज़ इक्वेशन ऑफ वैलिड इस इक्वेशन की जो वैलिडिटी है, मतलब ये वैलिड है या नहीं है, ये करेक्ट इक्वेशन लिखी गई है या नहीं लिखी है, मतलब इक्वेशन की करेक्टनेस जो है ना, उसको मैं चेक कर सकता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूले से। अच्छा बोलेंगे खास बात क्या है? खास बात इसमें ये है बेटा कि यदि आपको डायमेंशन फॉर्मूला आता है तो आप उससे चेक करके बता दोगे कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। अदरवाइज़ यदि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आ रहा होता तो फिर आप क्या करते? तो फिर हमारा फंडा क्या होता मालूम बेटा? फिर उस कंडीशन में हमारा फंडा ये होता है कि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो फिर आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके तुम बोलो पाओगे कि हाँ भैया ये इक्वेशन होती है। लेकिन अभी हम जितने भी इक्वेशंस चेक करने वाले हैं उसके लिए हमें उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे मैं ये बोल पाऊँगा कि यार ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। तो देखो पहली चीज़ आपको क्या करना है बेटा, इस वाले में चेक करने के लिए आपको हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इंडिविजुअल। जैसे एस है, एस को मैंने निकाला कि यार एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो बेटा अब मुझे मीनिंग पता होना चाहिए कि यहाँ पर एस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा कि एस क्या है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा एस जो है वो मेरे लिए क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एस मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट है, मैंने आपको दे दिया, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने 9th में पढ़ा हुआ है इसलिए आपको पता है। यू बेटा होता था मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी, टी होता था टाइम, ए होता था एक्सेलरेशन। ठीक, और 1/2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, बस। अब सुनो, एस मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले में देखने जाएंगे तो ये क्या बता रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, है ना, हमने पढ़ा था अभी डायमेंशन, तो ये एल से रिप्रेजेंट हुआ। अच्छा एक और चीज़ बताओ, यदि सिर्फ एल है तो आप एम, एल और टी तीनों के टर्म्स में लिखा करो, अच्छा लगता है। तो हम लिखेंगे एम वाला नहीं है तो 0, एल अकेला है तो L1 और टी नहीं है तो 0, तो M0 L1 T0। तो ये तरीका हुआ मेरा किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट को निकालने का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास M0 L T0 आया। दूसरा देखो, अगला टर्म इधर से कौन सा है, UT। अब मैं UT पूरे को देखना चाहता हूँ कि UT का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहा है, UT का। ठीक, इक्वल टू ना लगाते हुए मैं इसको सिंपल एरो से बताता हूँ। बेटा UT बताओ मुझे, UT मीन्स क्या, U वेलोसिटी,
वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है सबको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो L बाय टी, तो मैं इसको लिखता था L बाय टी, तो L t माइनस 1 है ना, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, याद है। तो u इनिशियल वेलोसिटी था, अच्छा देखो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो या टर्मिनल वेलोसिटी हो या एस्केप वेलोसिटी हो या ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, ये सारी वेलोसिटी हम पढ़ने वाले हैं। कोई भी वेलोसिटी हो डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है। तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, L t माइनस 1। अच्छा ये t क्या था, टाइम, तो टाइम को तो हम t से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिंप्लीफाई करिए इसे, ये -1 और ये +1, तो दोनों की पावर ऐड होकर के t की पावर 0 हो जाना है। मतलब मिलना फिर से तुमसे अकेला सिर्फ L है, तो इसको पूरे को मैं लिख लूँ तो m0 L t 0। ठीक, तो देखो ut का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, m0 L t 0। अगला देखो हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, अभी हो जाएगा बेटा। अब a हाफ मतलब 1/2, 1/2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक, a एक्सेलरेशन है बेटा। अब जरा सोच के देखिए एक्सेलरेशन क्या है, अभी निकाला है इनडायरेक्टली हमने, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो L t माइनस 2। ठीक है, सबको पता है। और t टाइम था तो टाइम का स्क्वायर बेटा तो t2। अब इसमें भी देखिए ना, -2 + 2 पावर ऐड हो जाएंगे तो 0। अब जैसे ही 0 हो गया तो मिला मुझे पास क्या, सिर्फ L, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना m0 L t 0। अब जरा देखो खास बात जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता क्या रहा था और करा क्या हमने। देखो ध्यान से सोचना बेटा, S जो था ना फर्स्ट टर्म, वो भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वाला टर्म डिस्प्लेसमेंट था L, सेकेंड वाला टर्म जो आया यहाँ से वो भी डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वाला जो टर्म है वो भी डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ मालूम है, इनडायरेक्टली ये फंडा हुआ यहाँ पे कि अधिक ये डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो मैंने ऐड किया वो भी एक डिस्प्लेसमेंट ही आया है, और इक्वल टू में जो मुझे मिल रहा है S, वो भी एक डिस्प्लेसमेंट ही है। इसका मतलब क्या है कि हाँ यार डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे हैं तो आंसर में भी एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यदि वैलिड है बेटा, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भैया चेक हो गया मेरे पास कि हाँ ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना एक्चुअल में वो डायमेंशनली करेक्ट है। समझिएगा बेटा, डायमेंशनली करेक्ट है, कॉन्सेप्ट वाइज क्या है पता नहीं, बट डायमेंशनली वो करेक्ट है। समझ में आए? तो ऐसे करके बेटा अपन को करेक्टनेस चेक करनी होती है कि कोई भी इक्वेशन यदि दी हुई है तो उसका करेक्टनेस कैसे फाइंड किया जाए, कि किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं कि यार वो फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? ठीक है बेटा, अब देखिए ये अपन ने एक प्रॉब्लम किया, सेम प्रॉब्लम मैं यहाँ पर एक और करके बताता हूँ, इसी पे बेस्ड आपको दोनों हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ये था, दूसरा देखो, एक आता है t = 2π √L/g। बेटा ध्यान से देखिएगा, t = 2π √L/g। अब t = 2π √L/g जो है ना, ये क्या बता रहा है और यहाँ पे कौन क्या बता रहा है ना, वो मैं आपको प्रॉब्लम में बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, जो t है बेटा, t को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टाइम पीरियड। यहाँ पर t जो है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, अब किस चीज़ का है, सिंपल पेंडुलम का होता है ना, SHM वगैरह का, वो जो भी चीज़ें हैं वो बात की बात है। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे चैप्टर तब देखेंगे। L जो है बेटा वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, और जो G है वो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने जो पढ़ के रखा है उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीन चीज़ें हैं, T टाइम पीरियड को, L लेंथ को, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा देखो, अब इसमें मुझे चेक करना था कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखना बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को चेक करने जाते हो ना तो फ्रैक्शनल पावर में मत लेके जाओ। समझना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल पावर में मत लेके जाओ। जैसे यहाँ पे ना बेटा L/g रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो 1/2 फ्रैक्शनल पावर है ना, तो मुझे फ्रैक्शनल पावर में नहीं रखना है उसे, मुझे उसको हटाना है। तो फ्रैक्शनल पावर को हटाने का तरीका क्या है, देखो यदि मैं यहाँ से रूट को हटाना चाहता हूँ तो उसको हटाने का तरीका है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक बेटा, तो मैंने दोनों तरफ इसको एक सेकेंड रुकिएगा। देखो बेटा अब ध्यान से,
मैंने बोला ना तुमसे कि सबसे पहले अपन को फ्रैक्शनल पावर को हटाना है, तो फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए हम लोग क्या करें, रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, तो बेटा ये टी स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 4π², ये बन जाएगा L/g। अब जरा देखिएगा ध्यान से, टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² L/g हमने जैसे ही लिखा, अब बात आई दोनों को कंपेयर करने की, तो कंपेयर कैसे करते हैं मालूम बेटा, LHS वाले पोर्शन को और RHS, मतलब मैं इतना बोलता हूँ, देखो LHS वाले में जितने टर्म्स आ रहे हैं सबको इंडिविजुअली चेक करो, RHS में जितने टर्म आ रहे हैं सबको इंडिविजुअली चेक करो, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही टर्म बन रहा है, एक LHS अकेला, RHS भी अकेला, तो बनाते हैं जरा चेक करते हैं। देखो टी स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी स्क्वायर, टी क्या था बेटा, टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड बोल के दे या कुछ भी बोल के दे, है तो टाइम ही ना, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल टी है, तो हम बोलेंगे टी और उसकी पावर में 2, तो T2, ठीक, तो ये अपना T2 हुआ, ठीक। अगला देखो 4π² L/g, बेटा 4π², 4 और π² दोनों ही कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, तो लिखना भी नहीं, सिर्फ अपन को लिखना किसका है, L/g, बेटा L मीन्स लेंथ, तो मैंने L से रिप्रेजेंट किया, L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, G क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब मैंने क्या बोला था, कोई सा भी एक्सेलेरेशन हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था आपने सबने पढ़ा था, L/t - 2, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम देन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर बना था, तो मैंने लिखा L/t - 2, तो बेटा देखो L और L का इफेक्ट गया और ये T ऊपर जाएगा तो T2 बना। तो अब जरा यहाँ से देखो, यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ ना कि LHS वाला जितना पोर्शन था उसका वो डायमेंशनली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी स्क्वायर को, मतलब T2 को, और RHS वाला पूरा पोर्शन जो है वो भी T2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि दोनों ही सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि हाँ डायमेंशनली करेक्ट है, कि इधर साइड भी टाइम पीरियड इधर साइड भी टाइम पीरियड, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो फॉर्मूले की जो करेक्टनेस है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू चेक कर सकते हैं, है ना बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, आपके एग्जाम्स में भी आता रहता है, जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह। और हाँ एक और चीज़ बताऊँ, नीट और जेई वगैरह में जब आप करने के लिए जाते हो ना, जेई वगैरह में, वहाँ पर भी इस चीज़ का यूज़ हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता कि एक्चुअल में आंसर क्या टिक करें, बट आपको यदि ये पता है ना कि यार ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना ABCD, उसको चेक कर सकते हो तुम डायमेंशनली कि कौन सा लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि मान लीजिए आपने डायमेंशनली चेक किया और 2 फॉर्मूले ऐसे निकल गए जो लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस ऑप्शन को सबसे पहले हटा दो, बाकी 2 में आप तुक्का खेल जाओ। तुक्का खेलने का मतलब क्या, जय भोले लगा गोले, ठीक, भगवान का नाम लो, एक को टिक करो यार, 50% प्रोबेबिलिटी तो बनती है ना पास होने की, सही होने की, क्योंकि देख 4 में से 2 हटा दिए तो 2 तो गए, तो बचे अब 2 में से 1 सही है। अब वो हो सकता है तुम्हारा तुक्का सेट कर जाए, भगवान जी खुश हो तुम पे, चलेगा। इस तरीके से हम वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे तब मैं वहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा सारी चीज़ों को, अभी ध्यान से लो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अब क्या है देखो ध्यान से, फर्स्ट केस हमारा हो गया, अब सेकंड केस हमारा क्या है ये देखना ध्यान से, केस 2। अब इस केस में हमको क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वाले केस में हम लोग सिर्फ फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक कर सकते थे, ध्यान से देखना बेटा, जो फर्स्ट वाला केस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, उसमें सिर्फ हम फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक कर सकते थे, करेक्टनेस चेक कर सकते थे कि यार सही है या नहीं है, लेकिन वो चीज़ कब कर सकते थे, जब तुम्हें फॉर्मूला दिया जाए। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ना, कि जब आपको फॉर्मूला गिवन होगा तभी आप ये बता पाओगे कि एक्चुअल में वो जो चीज़ है वो वैलिड है या नहीं है। बट अब हम क्या सीख रहे हैं मालूम, ये सेकेंड वाला जो है ना, ये एक टाइप से मैं हेडिंग दे देता हूँ, हाँ, अपन फॉर्मूला बना रहे हैं, समझ लो मेरी बात, मतलब मैं जो फॉर्मूला अभी तुम्हें लिख के दे रहा था ना वो नहीं दूंगा, मैं अब तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बना के बताऊंगा कि एक्चुअल में फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ यार हल्की फुल्की खांसी छोड़ ही नहीं रही। देखिएगा बेटा, अब प्रॉब्लम में क्या गिवन होगा, ध्यान देना, अब प्रॉब्लम में क्या गिवन होगा और कैसे निकालना है वो ध्यान से समझना, है ना। सेकंड केस बेटा, यहाँ पर हमसे क्या बोला जाता है, हमको है ना ऐसा फॉर्मूला बताएगा, जैसे मान लो अभी मैं सेकंड वाले केस की बात बताता हूँ, ठीक है। मैंने बोला टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T is depends on
डिपेंड्स ऑन। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, अपन जब हम निकालने जा रहे हैं तो करना क्या है। अब आपसे क्या बोला जाएगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, कुछ सिंपल पेंडुलम होता है जो हम पढ़ेंगे बाद में। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड टी है बेटा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो कुछ फैक्टर्स बताएगा। उसने सबसे पहली चीज़ बोली, एक तो बोला उसने यार लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ध्यान से समझना बेटा, उसने हमसे क्या बता दिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेकेंड उसने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये हो गया, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करें, इसको जी से। तो हमसे क्या बोला गया, देखो ध्यान से, अब प्रॉब्लम को समझना कि प्रॉब्लम में दिया क्या है और निकालना क्या है। ध्यान से सुनिए बेटा, वो आपसे बोलता है कि सिंपल पेंडुलम है कोई सा, उसका टाइम पीरियड 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। ध्यान से समझना बेटा, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब उनका जो टाइम पीरियड है वो 2 फैक्टर्स पे जो डिपेंड कर रहा है, वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं। पहला दिया हुआ है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि जो स्ट्रिंग होते हैं ना उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा, है ना, क्या फॉर्मूला होगा किस चीज़ का, टाइम पीरियड का। समझ में आए? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, उस फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा अपने को। मतलब याद है अभी जो हमने जस्ट इससे पहले वाला प्रॉब्लम करवाया था ना, t = 2π√L/g, एक्चुअल में इसका भी आंसर वही है, लेकिन अब इसको ला करके देना है कि भैया ये होगा फॉर्मूला। अभी देखो उस समय तुम्हें मैंने फॉर्मूला दे दिया था, तब तुमने चेक करके बताया कि वो सही है, बट अब तुमको काम क्या करना है मालूम है, अब तुमको ये करना है, क्या करना है कि वो फॉर्मूला खुद बना के देना है। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा सेकंड वाला एप्लीकेशन होता है जहाँ पर हम फॉर्मूले को बनाना सीखते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। किस चीज़ का, किसी भी फॉर्मूले का। ठीक है, तो मुझे पहले बताओ क्या क्लियर हुआ सबको ये चीज़। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अब सॉल्व करना सीखते हैं कि करना कैसे है। ध्यान से समझना बेटा, एक प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए भी होंगे, है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या करना है मालूम है, ध्यान से देखिएगा बेटा। इसमें जितने भी चीज़ें हैं, टी टाइम पीरियड, हम ऐसा लिखते हैं, हमने लिखा टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा टाइम पीरियड जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एल और जी पे। तो हमने बोला जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना उसको प्रोपोर्शनल ले लो। मतलब क्या लिखा मैंने, देखो टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल लेंथ, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने एल भी लिखा जी भी लिखा, लेकिन बेटा एक चीज़ सोचिए, मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा है ना एल और जी, ध्यान से सोचना, उसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मालूम है, उसमें क्या गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ ये हो गई हमारे पास कि L जो है वो कितनी पावर के साथ आएगा, L² आएगा कि L³ आएगा कि क्या आएगा, है ना। मुझे नहीं मालूम ना, पावर नहीं मालूम उसकी पावर कितनी आ रही है, तो उसकी पावर भी मुझे माननी पड़ेगी। तो हमेशा कैसे अज्यूम करके चलिए, देखिए बेटा जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ना उसको लिखिए L⁴ G की पावर B, L की पावर A लिखा, G की पावर B लिखा। समझ में आया? तो इस तरीके से जा करके बेटा अपन को उसको करना है। क्लियर? तो हमने क्या लिखा, L की पावर A G की पावर B। ठीक, तो जिन दोनों फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा ना उसको प्रोपोर्शनल करके लिख लिया कीजिए। तो T प्रोपोर्शनल टू L⁴ G D। ठीक, अगला काम क्या, देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आएगा, तो एक कांस्टेंट हमने लिखा K। ठीक, यहाँ से L लेंथ है ना, इसे लिखे रहने दीजिए LAGB, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम तुमको ये करना है बेटा, इसमें इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले। अब वो डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखो तुम्हें पता था बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल टी होता है, तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, पूरे में लिखना है ना, m0 L0 T1। ठीक, फिर L जो है ना लेंथ है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L होगा, तो हम इसको लिखेंगे m0 L T0। ठीक, और जी जो है ना बेटा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बता रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता था LT-2। अरे कोई सा भी एक्सेलरेशन हो इसका यही फॉर्मूला है। तो LT-2 तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, m0 LT-2 लिख दिया। ठीक है, अब सुनिए, अब अपन को काम क्या करना है, इस फॉर्मूले में जा करके सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दीजिए। लिखिए बेटा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मैंने लिखा m0 L0 T1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट में मैंने K लिख दिया।
लिखे रहें तो कांस्टेंट से वर्क नहीं पड़ता मैं क्योंकि उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। एल लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा यहाँ से बताइए। तो मैं लिखूँगा m0 L T0, ठीक, और उसकी पावर कितनी है a, और साथ में बचा g का फॉर्मूला देखो m0 L T-2 और उसकी पावर में b, ठीक। तो m0 L T-2 उसकी पावर में b आ गया, ठीक है। तो देखिए बेटा जैसे ही हमने इसको लिखा ना m0 L T-2 उसकी पावर में b, फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करने जाए तो मैं देखो इसको ऐसा लिखता हूँ m0 L0 T1 इक्वल टू k। बेटा देखिएगा अब पावर को सॉल्व कर लीजिए, कैसे, m0 की पावर a होगा तो वह m0 ही रहना है, तो वह m0 ही बना, l की पावर a, t की पावर 0, ठीक, अरे मल्टीप्लाई कर दो पावर से, ठीक। इधर साइड से सोचिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, m0 ही रहेगा पावर b होकर के भी, यहाँ l की पावर b बनेगा, t की पावर -2b बनेगा। अब सॉल्व करिए, फाइनल लिख दीजिए, बताओ m0 दोनों तरफ, तो m0 मिल करके m0 ही रहेगा ऐड करके भी। अच्छा l वाले में देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो l की पावर a, l की पावर b, तो मैंने बोला l टू द पावर a प्लस b। अच्छा t की पावर देखा जाए तो t की पावर 0 है और इसको इसमें ऐड करेंगे तो वही रहेगा, तो t की पावर -2b, और यहाँ से बना m0 L0 T1। अब जैसे ये फॉर्मूला बन गया ना बेटा यहाँ से, है ना, इतना फॉर्मूला बन गया। अब कंपेयर कर लो दोनों को, अब दोनों साइड जा कर के पावर्स को कंपेयर करो, पावर्स को कंपेयर। अब पावर्स को कंपेयर करने जाएंगे तो देखो बेटा m0 की पावर 0 है और यहाँ भी m की पावर 0 है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अगला l की पावर 0 है और यहाँ l की पावर a प्लस b है, तो एक इक्वेशन मिला तुम्हें a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 0। बेटा l के पावर्स को कंपेयर किया, इधर 0 है और इधर a प्लस b है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, a प्लस b उसकी पावर 0, तो a प्लस b और इक्वल टू में 0 आ गया, एक इक्वेशन ही आया। दूसरा देखो t की पावर क्या है 1 और इधर t की पावर -2, तो दोनों की पावर को कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल टू -2b, तो बेटा यहाँ से b इक्वल टू निकल के आया -1/2 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 जो निकाल के लाए हो तुम फॉर्मूले से, क्लियर है। हाँ तो a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू -b, हाँ a इक्वल टू -b उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा इस फॉर्मूले में रख करके 1/2। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले से यहाँ से b इक्वल टू -1/2 निकल के आया, a इक्वल टू +1/2 निकल के आया। तो इस तरीके से बेटा हमने a और b निकाल लिया। अब बस 1 मिनट का काम बचा है जहाँ पे मुझे फॉर्मूला बनाना है बस, है ना। तो मैं पहले एक बार साइड हो रहा हूँ कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जो भी है ना इस पोर्शन को, ताकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख पाऊँगा रब करके। एक बार कर लीजिए बेटा उसे, ठीक है। चलो देखो, अब देखो ध्यान से, फिर आपसे मैं पूछ लूँगा लास्ट में, यदि नहीं बनेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको जो भी है। अब देखो बेटा जैसे ये फॉर्मूला बना ना, a और b की वैल्यू आ गई, इसको कहाँ रखोगे, इस फॉर्मूले में। यार मेन फॉर्मूला तो यही था ना, t इक्वल्स टू k l की पावर a g की पावर b, बस इतना ही तो फॉर्मूला था। तो k l की पावर a g की पावर b, यही मेरा फॉर्मूला है। तो बस इसमें जा कर के इनकी वैल्यूज पुट कर दें, करो क्या आएगा देखना, t इक्वल्स टू k l टू दी पावर a के प्लेस पे 1/2 और g के प्लेस पे मतलब b के प्लेस पे क्या आ जाएगा -1/2। इन दोनों को थोड़ा सा मैथ से लगा करके सॉल्व करो तो तुम्हें पता है ये बन जाएगा k l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2, अपॉन में आ गया प्लस वाला, प्लस होकर के। और इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, k l/g होल पावर 1/2, दोनों में l/g की पावर 1/2। और फाइनली बताओ क्या बनेगा, t इक्वल्स टू k 1/2 का मतलब होता है रूट, तो √l/g, तो k इक्वल्स टू t इक्वल्स टू k √l/g, t इक्वल्स टू k √l/g, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बना। अब सुनो मेरी बात, एक चीज़ खास बात ध्यान से सुना, एक चीज़ सोचना इस वाले चैप्टर में, ध्यान से सोचना बेटा कि इस वाले चैप्टर में यदि हम सारे फॉर्मूले बना ही सकते हैं ऐसे खुद ही,
तो फिर आगे वाले चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे ही बना देते हैं ना सारी चीज़ें। क्यों पढ़ें हम अगले वाला चैप्टर, आगे वाला, यदि इसी फॉर्मूले से, इसी चैप्टर से सब कुछ हो जाता है तो बेटा कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे याद हो तुम्हें, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था टी का, वो फॉर्मूला आया था आपके पास टी इक्वल्स टू 2 पाई √L/g। लेकिन जब हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे जा कर के इस फॉर्मूले को निकाल के लेके आए हैं तो हमारे पास क्या है, t इक्वल्स टू k √L/g। तो देखो इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है? इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही होता है बेटा यहाँ पे कि हम कांस्टेंट के बारे में नहीं बता सकते। मतलब कांस्टेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा कि एक्चुअल में कांस्टेंट क्या आ रहा है। हाँ, उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं ना, उन सब का रिलेशन ज़रूर बता दूंगा मैं पूरा, बट वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है जो 2 पाई आई थी, वो 2 पाई मैं इस मेथड से नहीं बता सकता। यदि कोई मुझे बोलता है कि k 2 पाई है तो मैं लिख दूंगा उसकी जगह पे, लेकिन यदि उसने नहीं बताया ना तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं यहीं पे रोक दूंगा। मैं बोलूँगा कि t इक्वल्स टू k √L/g ही बस मेरा फॉर्मूला है बेटा, मैं k की वैल्यू नहीं बता सकता। और ये इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इसी कारण से आपको एक्चुअल में उस सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ता है, और जहाँ पे जाकर के हम बाकायदा फॉर्मूले को डिराइव करके लेकर के आते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, समझ में? तो एक बार मुझे बता दो क्या आपको क्लियर है ना? और नोट कर लो, और जहाँ पे डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लो पहले। देखिएगा नहीं है डाउट ना। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला, एक और फॉर्मूला अभी निकालने वाले हैं, बट उससे पहले मैं तुमको एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाता हूँ। ठीक, वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, मैं आपको टाइम भी दे दूंगा, 2 मिनट के लिए देख लेना। देखो अब हमारा एक डायमेंशनल फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अपन पहले डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, फिर उसका यूज़ करके अपन ये वाली चीज़ को फार्मूला बना के लेके आएंगे। ठीक है, दोनों काम मतलब तुमसे करवा रहा हूँ। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी करके एक टर्म आता है, ध्यान से देखना। एक कांस्टेंट आता है बेटा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में अपन को ये निकालना है कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, मैं अभी सिंपल सिर्फ इतना बताता हूँ कि विस्कस, कोई भी लिक्विड कितना विस्कस है वो किसी ना किसी फैक्टर पर डिपेंड करता होगा। उसी से रिलेट करते हुए एक टर्म डिफाइन किया हुआ है, एक कोफिशिएंट डिफाइन किया हुआ है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, आगे वाले चैप्टर्स में फ्लूइड में पूरा पढ़ेंगे। तो उसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलता है। मतलब एक टाइप से बोला जाए ना, तो जैसे यदि तुम वाटर की बात करो, पानी, हमने पानी लिया, ठीक, अब पानी को बहा दो तो देखो कितनी प्यार से बहता है, बट वहीं पे हनी को डालो और बोलो कि बह जा भाई, वैसे ही तो हनी उस स्पीड से, उस तरीके से नहीं बह पाता जिस तरीके से वाटर बहता है। क्यों? क्योंकि हनी जो है वो गाढ़ा होता है ज़्यादा। मतलब वो जो जितना गाढ़ा है ना, मतलब एक टाइप से हम ऐसा बोलते हैं कि जो हनी है वो मोर विस्कस है, किससे? वाटर से। तो विस्कसनेस मतलब समझ रहे हो, एक टाइप से गाढ़ापन उसका। ठीक है, तो जो फ्लूइड है वो कितना ज़्यादा विस्कस है उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। और उसी से रिलेट करता हुआ एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, जो आप पढ़ोगे डिटेल में आगे पूरा। ठीक, अभी नहीं जाना है हमें उसमें, अभी सिर्फ आपको टर्म समझना है और उसके फॉर्मूले निकालना सीखना है। तो देखो मैं आपसे क्या बोला था, यदि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला तुमको निकाल के बताना है तो बेटा सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो ईटा। क्या बोलते हैं इसे? ईटा। ईटा कैसे लिखा जाता है? ये एन बनाया और उसकी टांग खींच दो नीचे। ठीक है, वो तो तुम जिंदगी भर करते आते हो, क्यों क्लास में भी खींचते रहते हो ना टांग एक दूसरे की। तो ये एन, ठीक, एन के टांग नीचे खींच दी तो ईटा बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला था, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या लगता है सर? क्या लगेगा? उसका रिलेट करता हुआ कोई एक फॉर्मूला, उससे रिलेटेड कोई एक फॉर्मूला। अब देखो क्योंकि ये टर्म नया है तुम्हारे लिए, तुमने नहीं पढ़ा है, तो मैं वो फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ और आप मुझे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ क्या रहा है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, है ना। बट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि पहले आप निकालो। देखो क्या है फॉर्मूला, F = 6 पाई
ईटा आर वी। अब मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कौन क्या बता रहा है। एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। बेटा एफ होता है यहाँ पे विस्कस फोर्स, ठीक। मतलब देखो भले से विस्कस फोर्स बोला है जो भी बोला है, तुम्हें क्या लेना देना, तुमको तो ये पता है कि बस फोर्स है भैया, काफ़ी है। 6 पाई कांस्टेंट, कोई चक्कर नहीं। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। और आर क्या है बेटा, आर यहाँ पर होता है रेडियस, ठीक। और वी जो है वो होता है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी, भले से टर्मिनल वेलोसिटी बोला बट जो भी है टर्मिनल वेलोसिटी बोल रहा हूँ, बट क्या मतलब है, कोई भी हो वेलोसिटी है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, एफ ईटा आर वी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। उससे रिलेटेड एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी मैंने एक फॉर्मूला भी बता दिया। और बताऊँ अब हम करने वाले क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप मुझे सबसे पहले ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, वो फॉर्मूला आने के बाद पता है हम इसी फॉर्मूले को बनाएंगे हमारी मेथड से, ठीक है। मतलब हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलो जल्दी से मुझे बता दो कि यार 6 पाई ईटा आर वी में ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट देखिए बेटा, इसका जो फॉर्मूला निकालने जाते हैं ना हम लोग, निकालेंगे कैसे, अब ध्यान से देखना, ठीक है। कि अपन को ईटा निकालना था तो ईटा इक्वल टू हमने क्या लिखा बेटा, एफ अपॉन 6 पाई आर वी, 6 पाई आर वी डिवाइड करके ईटा बना लिया। अब डायमेंशनल फॉर्मूले सबके लिखने थे, याद करो। एफ फोर्स होता था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था बेटा मेरे पास MLT-2, ठीक। 6 पाई एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं। आर रेडियस, अब भले से रेडियस हो या कुछ भी हो, है तो लेंथ ना, रेडियस भी तो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ है तो L। और V वेलोसिटी है तो L/T, मतलब LT-1। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या निकल के आएगा बेटा, M, एक L तो कैंसिल हो गया, ये L ऊपर क्या होता है L-1, और ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर -1, ठीक। तो ये मेरा ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो चलो ईटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है बेटा, ML-1 T-1। मैंने प्रीवियस क्लास में भी करवा दिया था, है ना, मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो ML-1 T-1 मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, कि ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1 T-1 है। अभी लिख देता हूँ, बाद में आपको तो खुद पता होना चाहिए, ठीक। अब सुनो, चलो ये हमारा काम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मुझे क्या बताना था तुम्हें वो समझो। आपका प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे मालूम है, हम लोग सीख रहे थे फॉर्मूला बनाना, ठीक। और ये जो प्रॉब्लम मैं करवाने जा रहा हूँ ना अभी जस्ट, बेटा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत पूछा जाता है, मतलब क्या, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है आपसे डेरिवेशन निकालने के लिए, ठीक है। और जो हम आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना वहाँ पे तो मतलब आता भी 2-4 नंबर में है, तो मतलब अच्छे मार्क्स दे करके जाएगा, और अभी तो तुम्हें पूछा ही जाएगा। ध्यान से देखो क्या है, आपसे बोलता है ये कि विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड, मैं बोलता विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन क्या क्या, फर्स्ट मैंने क्या बोला था, ईटा। तो हमने बोला यार किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ईटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। दूसरा आर, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट या सॉलिड की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक। मंदरा जी इतनी लेट हो गई नालायक, चलो कोई बात नहीं देवी, तुम्हारे लिए हमने रिकॉर्ड किया है, टेंशन नहीं है। देखो ध्यान से, तो बेटा रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आर, इस पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया, रेडियस के बाद में वी, तो हमने बोला टर्मिनल वेलोसिटी वी पर डिपेंड कर रहा है, ये तीनों पे। तो आप मुझे ये बताइए, यदि मैं बोलता हूँ कि विस्कस फोर्स मतलब एफ, जो एफ है बेटा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लिक्विड की विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, उसके रेडियस पे और उसके टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे,
आप मुझे ये बताओ कि उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, यही तो हम सीख रहे थे अभी, है ना, कि इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है। चलें बढ़ें आगे। देखो क्या बोला था मैंने बोला था, ध्यान से देखना बेटा ना, समझना, आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी प्रॉब्लम में आपसे मैंने बोला था कि ये एक तो ये बता देगा कि यार फॉर्मूला किसका निकालना है, तो उसने बोला हुआ है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकाल के बताओ। जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो नाम बताएगा मुझे, तो उसने मेरे को नाम बता दिए कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, आर पे और वी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यदि मैं इन तीनों चीज़ों को लिखते जा रहा हूँ तो मुझे बताना है एक चीज़ अभी कि विस्कस फोर्स तो एफ का फॉर्मूला निकालना है। तो जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है हम उसके प्रोपोर्शनल लिखते थे। तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या सर, एक तो ईटा आएगा, एक आर आएगा और एक वी आएगा। तो ईटा, आर और वी तीनों पर डिपेंड करेगा, है ना। अब तीनों पर डिपेंड कर रहा है तो बेटा ईटा पे भी, आर पे भी और वी पे भी। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, ईटा की पावर कितनी है, ए। मैंने बोला था ना यार मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो मुझे मालूम नहीं ना कि एक्चुअल में पावर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, अंडर रूट आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, तो मत मानने दे। मैंने क्या मान लिया, ईटा की पावर ए। अच्छा, आर की पावर नहीं मालूम है तो मैंने उसको बी बोल दिया, वी की पावर नहीं मालूम है तो मैंने सी बोल दिया। तो मैंने तीनों फैक्टर बता दिए। मैंने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी, वी टू द पावर सी। ठीक है, तीनों के प्रोपोर्शनल हो गए, जितने टर्म्स पे डिपेंड करते थे मैंने लिख लिए। अब क्या करना था, कांस्टेंट। देखो F इक्वल टू, मैंने एक कांस्टेंट डाला K। अब K कांस्टेंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो ईटा की पावर A, R की पावर B और V की पावर C, तीनों लिख लिया। अब मैंने तुमसे बोला था याद करना, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूले में हैं तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। चलो अब मुझे कोई बताओ, ठीक है, जिसको याद है जल्दी से टेक्स्ट करो, कि जिसको याद है ना, रटा बने, मतलब देख कर नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला टेक्स्ट करो। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है बेटा। फोर्स का क्या आता है, MLT-2, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे हम। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा मैंने MLT-2। ठीक है, अब MLT-2 यदि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, है ना, तो देखो MLT-2 हमने यहाँ से लिख दिया। अब देखो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो L की पावर 1, M की पावर 1। अब देखो इधर इक्वल टू में K, बेटा ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी निकाला था हमने डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या आया था, ML-1T-1, और इस पूरे की पावर क्या है, A। ML-1T-1 और पूरे की पावर A। फिर दूसरा R क्या था, रेडियस मतलब लेंथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ L आएगा, तो मैं लिखूंगा L और उसकी पावर में क्या आ रहा है, B। और V वेलोसिटी था, टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, तो मैं लिखूंगा LT-1, ये वेलोसिटी हो गया और उसकी पावर में कितना आ रहा है, C। तो देखो अपन ने क्या किया, वो जो फॉर्मूला बनाया ना यहाँ पे, सिर्फ उनके फॉर्मूले में जाकर के उनके डायमेंशनल फॉर्मूले डाल दीजिए और उसकी पावर को लिख लीजिए जो भी है। ठीक है, अब देखो ख़त्म हो जाएगा आंसर। देखो ये क्या बना, देखो MLT-2 इक्वल टू K। बेटा अब इन सब के पावर को सॉल्व कर लेना साथ में। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, M की पावर 1 है और वो A पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, सीधे मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे बताओ, सीधे लिखते चलते हैं अपन, M और उसकी पावर में क्या आएगा, A। बेटा L के पावर में क्या आएगा, -1, A से मल्टीप्लाई होगा तो -A, और T की पावर में क्या आएगा, -A। ठीक, ये वाला हो गया। फिर यहाँ से L की पावर B बना, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा L की पावर C और T की पावर -C, सब मल्टीप्लाई कर दिए, बस कुछ नहीं, पावर को जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही किया बस। ठीक है, अब देखो सॉल्व कीजिए, MLT-2 क्या बनेगा, बेटा M वाले सारे देख लो यहाँ से, तो एक अकेला ही M है, M की पावर A। L वाले सारे देखना, -A, B और C, तो -A प्लस B प्लस C, -A प्लस B प्लस C। और T की पावर में क्या आएगा बेटा, यहाँ से T, एक -A आ रहा है और एक -C, तो T -A -C। ठीक है, चल जाएगा, हो गया। अब सॉल्व करिए, देखिए बेटा दोनों तरफ पावर को कंपेयर करो। तो सबसे पहले जो सिंपल वाला लगे उससे कंपेयर कर लो। यहाँ M की पावर A है और यहाँ M की पावर 1, तो दोनों की पावर को कंपेयर करेंगे तो A इक्वल्स टू 1, तो एक कांस्टेंट तो आ गया भैया, A इक्वल टू 1। ठीक, उसके बाद में बताओ कौन सा दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, या T वाला देख लो।
माइनस ए माइनस सी है, माइनस ए माइनस, ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड बेटा रुकना ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो टी की पावर में कितना आ रहा है, माइनस ए माइनस सी, तो माइनस ए माइनस सी ये टी की पावर है और टी की पावर यहाँ से कितना आ रहा है, -2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखो बेटा ए की वैल्यू 1 रख देना है यहाँ से, तो ये -1 माइनस सी इक्वल टू -2, तो ये इधर जाएगा तो माइनस सी, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। तो देखिए दो इक्वेशंस को कंपेयर किया, वहाँ से हमें ए भी मिल गया, सी भी मिल गया, है ना। और सुनो बस एक मिनट को, लास्ट वाला एल की पावर में क्या आ रहा है, -a + b + c, ये वाला, और ये कांस्टेंट इधर कितने किसके इक्वल आएगा, 1। और अब इसमें ना बेटा a और c की वैल्यू रख दो 1 1, तो ये -1 + b + 1 = 1, सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू भी 1। तो आपके पास तीनों वैल्यूज़ कितनी आ गई, a भी 1, b भी 1, c भी 1। अब ये तीनों आ गए ना, तो बेटा देखो मेरा फाइनल आंसर मैं यहीं से यहीं लिख देता हूँ ऊपर, देखना क्या करते थे कि बस बेटा एक मिनट रुक जाओ ना, बस कंप्लीट कर देता है फिर आपको समझा दे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर इसका। तो f = k, ईटा की पावर a, r की पावर b, v की पावर c, बस इस फॉर्मूले में जाके a b c की वैल्यूज पुट कर दो। तो रख दीजिए बेटा, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f = k, ईटा की पावर 1, r की पावर 1, v की पावर 1। तो बेटा आपका फाइनल फॉर्मूला देखो यहाँ से क्या निकल के आया, वही निकल के आया क्या, f = देखो ध्यान से, f = k ईटा आर वी, ईटा आर वी। तो हमने अभी जस्ट पहले देखा था फॉर्मूला, f = 6 पाई ईटा आर वी था, 6 पाई ईटा आर वी। तो देख फॉर्मूला तो वही बना, बस दिक्कत आ गई कि यार कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे k लिख रहा है, वहाँ पे 6 पाई था। तो मैंने आपसे बोला ही था कि इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही मेरा ये है कि मैं यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को एग्जैक्टली नहीं निकाल सकता, तो मैं k की टर्म्स में छोड़ता हूँ। तो मेरा ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आया बेटा, f = k ईटा आर वी। अब ऐसे में ना कोई सा भी फॉर्मूला तुम्हें दे दे कि यार इसके लिए फॉर्मूला निकालो और ये इन पर डिपेंड करता है, यदि तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो बेटा आप फॉर्मूला तो उसका निकाल के ले आओगे ही आओगे, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है बेटा। चलिए अब है ना अपन इसको यहीं पे अभी रोक लेते हैं, इतने 2 क्वेश्चन हो गए अपने, इतना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और मैं ना लेक्चर्स को अपलोड करता रहूँगा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो बेटा अपने जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, है ना। और नोटिफिकेशन आपको यहीं कहीं मिलता जाएगा, तो वहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा, तो कभी फ्यूचर में इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप जा करके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो उसको बाकायदा देखो और वहाँ से कंप्लीट करते चलो, ठीक है। अभी जो लेक्चर जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया वो अभी इसका लेक्चर देख करके कंप्लीट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।